सेमेस्टर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के सभी यूनिट्स के सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखना होता है और आपके एग्जाम में 10 या 15 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सोशियोलॉजी के जितने भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और सभी यूनिट के। तो चलिए देख लेते हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो इसीलिए आपको लास्ट तक क्लास को बहुत ही ध्यान से ज़रूर से देखना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के जो लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि समाजशास्त्र का अर्थ, स्वरूप और इसके क्षेत्र। प्रश्न नंबर पहला आता है कि समाजशास्त्र का अर्थ स्वरूप स्पष्ट कीजिए। स्वरूप का मतलब होता है इसकी प्रकृति कैसी है। सबसे पहले देखेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो समाजशास्त्र शब्द जो है वो दो, जैसे कि इंग्लिश में इसे सोशियोलॉजी कहते हैं, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस का मतलब होता है साथी और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। इन दो चीज़ों से मिलकर समाजशास्त्र बना है, यानी समाज का अध्ययन। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अर्थात समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के संबंध, समूहों, संस्था और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका स्वरूप वैज्ञानिक है क्योंकि इसका स्वरूप जो है समाजशास्त्र का वो वैज्ञानिक है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद करिए क्योंकि इसका स्वरूप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र का स्वरूप जो है वह वैज्ञानिक है क्योंकि यह तथ्यों, अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित है। क्योंकि यह कोई भी टॉपिक हो उसका बहुत ही ज़्यादा सभी फैक्ट्स देखे जाते हैं और उसका विश्लेषण किया जाता है, यानी छोटे छोटे चीज़ें उसमें नोटिस की जाती हैं। यह ना तो केवल सैद्धांतिक विषय है और ना ही व्यवहारिक, यह दोनों का संतुलन है। यानी समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक विषय, जो कि हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं अपने जीवन में जो भी इसका प्रयोग है। समाजशास्त्र हमें यह बताता है कि व्यक्ति समाज में कैसे जीता है, सामाजिक नियम बनते हैं, कैसे सामाजिक नियम जो है बनते हैं और कैसे समाज में एकता बनी रहती है। यह सभी चीज़ हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। तो ट्रिक याद रखिए कि समाज को जानो विज्ञान की नज़र से, यही कहलाता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र एक विषय है। अब आ जाता है सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को बताइए। समाजशास्त्र का क्षेत्र का मतलब होता है कि किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं हम समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र एक बहुत व्यापक क्षेत्र है समाजशास्त्र का क्षेत्र, क्योंकि इसमें जो है हम परिवार के बारे में, विवाह, शिक्षा, धर्म, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध, जनसंख्या आदि, यानी जितने भी समाज में क्षेत्र हैं, हमारे समाज में पाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों का अध्ययन हम करते हैं समाजशास्त्र में। सभी सामाजिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और यह जो है समाज के प्रत्येक पहलू को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के ढांचे, कार्य और परिवर्तन को समझना है। अब याद रखने का ये आंसर का तरीका है कि जहाँ समाज है वहीं समाजशास्त्र है, यानी कुल मिलाकर समाजशास्त्र में हम समाज के हर एक पहलू का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से यूनिट नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। देखिए यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें कि पढ़ना है आपको कि भारत में समाजशास्त्र का विकास किस तरह से जो है समाजशास्त्र विषय जो है यह भारत में आया और इसका अध्ययन जो है हम लोग कर रहे हैं, आज इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना। तो ये समझना है। तो क्वेश्चन जो आता है यूनिट नंबर सेकंड से क्वेश्चन नंबर थर्ड कि भारत में समाजशास्त्र के विकास का वर्णन कीजिए। किस तरह से समाजशास्त्र भारत में आया। उत्तर, भारत में समाजशास्त्र का विकास जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था, यानी 19वीं शताब्दी से जो समाजशास्त्र विषय है इसकी शुरुआत भारत में हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय समाज का अध्ययन आरंभ किया। जिस समय अंग्रेज हमारे देश में आए थे और जो पश्चिम देश के जो शिक्षा शास्त्री थे, जो विद्वान थे,
वो हमारे देश में जब आए तो उन्होंने जो है हमारे देश का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय शास्त्रियों जैसे कि J.S. घुरिया हो गए, राधा कमल मुखर्जी और D.P. मुखर्जी, I.P. देसाई ने इसे भारतीय संस्कृति से जोड़ा। उन्होंने भारतीय समाज की विशिष्टताओं, जाति, परिवार, धर्म, ग्रामीण जीवन पर विशेष ध्यान दिया। तो जाति, परिवार और ग्रामीण जीवन पर ध्यान दिया और यहीं से जो है समाजशास्त्र जो है प्रारंभ हो गया भारत में इसका अध्ययन। तो विदेशों से सीखा और भारत में ढाला, यही है समाजशास्त्र की कहानी कि किस तरह से समाजशास्त्र भारत में आया। अब देखते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है समुदाय क्या होता है, समाज क्या होता है, संस्था, समूह, संगठन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से, वो है कि समाज और समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इसके आंसर को। चलिए देखें। तो समाज क्या होता है? एक व्यापक संगठन है जिसमें अनेक समूह व संस्थाएं शामिल होती हैं। समाज में बहुत सारे समूह पाए जाते हैं और संस्था पाई जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है एक व्यापक संगठन। समूह और संस्थाओं से एक संगठन बनता है, वही समाज कहलाता है। यही एक परिभाषा भी याद रखिए। और जबकि समुदाय क्या होता है? समुदाय जो है वह सीमित क्षेत्रों के लिए माना जाता है, जबकि समुदाय वह समूह है जहाँ लोगों में अपनापन व समानता होती है। उदाहरण जैसे समझिए, भारत में एक समाज है लेकिन गांव या मोहल्ला एक समुदाय है। भारत जो है एक व्यापक दृष्टि से देखा जाता है, बहुत बड़ा देश है ना, तो यह एक समाज है। जबकि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, मोहल्ले हैं, तो ये सभी एक समुदाय हो गए। तो ये तो हो गया समाज और समुदाय में अंतर। याद यही रखिए आप कि समाज का दायरा जो है बहुत बड़ा है, जबकि समुदाय का घर जैसा साया। समुदाय बहुत ही सीमित क्षेत्र के लिए माना जाता है और समाज जो है वो बहुत बड़ा। अब देखेंगे यूनिट नंबर 5 का, जो यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। अब आपके सिलेबस से जो अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 5, कि सामाजिक संस्था का अर्थ और प्रकार लिखिए। जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, समाज में जो भी संस्थाएं पाई जाती हैं, इसका क्या अर्थ है और इसके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले समझिए कि सामाजिक संस्था क्या होती है। तो सामाजिक संस्था वे नियम और मूल्य हैं जो समाज में आचरण को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक संस्थाओं में कुछ नियम पाए जाते हैं जो कि समाज की संस्थाएं, जैसे कि परिवार हमारा एक समाज की संस्था है। शिक्षा जैसे स्कूल हो गया, ये सभी हमारे समाज की संस्था मानी जाती हैं। धर्म, राज्य, विवाह, और इन सभी का कुछ न कुछ नियम होता है, कुछ न कुछ मूल्य होता है, इसीलिए ये सब कहलाती हैं सामाजिक संस्था, समाज की संस्थाएं। इनमें समाज में अनुशासन और स्थिरता बनी रहती। ट्रिक क्या है कि संस्था वही है जो समाज को दिशा दे। यूनिट नंबर 4, जिसमें कि परिवार क्या होता है, नातेदारी, विवाह, शिक्षा, राज्य, धर्म, ये टॉपिक्स हैं। इनके बारे में पढ़ना है। इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बहुत ही ज़्यादा आते हैं उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सिलेबस से। टोटल जो हम अभी तक हमने आपको 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए, और ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि आपको बताना है, क्वेश्चन है कि परिवार का समाज में क्या महत्व है। तो परिवार जो है वह समाज की एक मूल इकाई माना जाता है और यही व्यक्ति का जन्म, पालन पोषण, संस्कार, मूल्य सिखाए जाते हैं ना। सबसे पहले परिवार व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और उसे जिम्मेदारी का भाव देता है। ठीक है, याद रखिए कि परिवार समाज की जो है वो पहली पाठशाला है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसी यूनिट से है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म की सामाजिक भूमिका क्या है? धर्म का समाज में क्या भूमिका है? तो धर्म जो है वो समाज में नैतिकता, एकता, सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। यह व्यक्ति को कर्तव्य, नीति सिखाता है और धर्म सामाजिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं।
मतलब यही है कुल मिला के कि जो धर्म में हम क्या क्या सीखते हैं, नैतिकता सीखते हैं, एकता सहयोग की भावना उत्पन्न करता है, और मुख्य रूप से धर्म का मतलब यही है कि व्यक्ति को क्या उसके कर्तव्य हैं और नीतियाँ क्या है समाज की, ये सभी सिखाया जाता है। यूनिट नंबर 5 जिसमें कि संस्कृति और सभ्यता, ये दो टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताइए। तो संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति क्या होती है कि सामाजिक जीवन की शैली होती है, यानी जो हमारी जीवन शैली होती है, रहन सहन खान पान, ये सभी जीवन शैली के अंतर्गत आता है और इसी को ही कहा जाता है संस्कृति। संस्कृति में मेन क्या शामिल होता है, हमारे विचार जो भी है, विश्वास, मूल्य। जबकि सभ्यता में भौतिक उन्नति, जैसे कि भौतिक यानी जो वस्तुएं हम देख सकते हैं, जैसे कि भवन हो गए, तकनीक, वस्त्र, साधन, ये सभी भौतिक साधन माने जाते हैं। और संस्कृति में जैसे कि विचार, विश्वास, इन्हें हम देख नहीं सकते, तो ऐसे याद रखिए। तो संस्कृति जो है आत्मा है, सभ्यता उसका शरीर है। ट्रिक याद रखिए कि संस्कृति सोच है, सभ्यता खोज है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 9, संस्कृति परिवर्तन के कारण बताइए। तो सांस्कृतिक परिवर्तन यानी हमारी संस्कृति में जो भी परिवर्तन हो रहा है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण जो आता है कि संपर्क, दूसरा है शिक्षा, फिर संचार, फिर यात्रा, तकनीक, विकास और सामाजिक आदान प्रदान से ही संस्कृति बदलती है और नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को नए रूप में अपनाती है। नई सोच और नई संस्कृति, यानी जब सोच में बदलाव होगा तब हमारी संस्कृति में भी कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 6 जिसमें कि सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण, जिसमें कि समाज में जो परिवर्तन बदलाव हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ना है। और सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, इन दो टॉपिक से यूनिट नंबर 6 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है और इसके प्रमुख कारण बताइए। समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इसके क्या कारण हैं और सामाजिक परिवर्तन सबसे पहले बताना है कि होता क्या है। सामाजिक परिवर्तन, उत्तर है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना, विचारों में बदलाव। हमारे समाज में जो भी हमारे समाज की संरचना है, जैसे कि हमारा समाज संस्थाओं से, धर्म से, संस्कृति से, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना है। तो जब इन सभी संरचना में कुछ परिवर्तन होता है या कुछ बदलाव होता है, हमारे विचार में कुछ बदलाव आते हैं, तो यही कहलाता है कि सामाजिक परिवर्तन, यानी समाज में कुछ परिवर्तन हुआ। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि तकनीक के विकास से, तकनीक यानी जो भी हमारे टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फ़ोन आया ना, शिक्षा में नए नए चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, कानून में कुछ न कुछ नई व्यवस्थाएं अलग से बनाई जा रही हैं, युद्ध हो गया, आर्थिक कारण हो गया, और आर्थिक कारण और जनसंपर्क, ये सभी जो है, इन सभी से जो है सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब इन सभी चीज़ों में विकास होगा तब जाके समाज में भी विकास होगा। परिवर्तन ही प्रगति का संकेत है। तो परिवर्तन एक हिसाब से समाज के लिए सकारात्मक प्रभाव ही देता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है इस यूनिट से कि सामाजिक नियंत्रण के साधन बताइए। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है और इसके साधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझिए सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है कि समाज में जो नियंत्रण यानी दबाव बनाए रखना है, किसी अनुचित व्यवहार करने से रोकने का एक साधन माना जाता है नियंत्रण। तो पूछा गया है कि इसके साधन बताइए, यानी किस तरह से समाज में नियंत्रण बनाया जा सकता है ना। तो उत्तर लिखिए, देखिए कि इसमें जो है दो तरह से समाज में नियंत्रण बनाया जाता है। एक होता है अनौपचारिक साधन, दूसरा होता है औपचारिक साधन। तो अनौपचारिक साधन में परिवार, धर्म, परंपरा, ये सभी अनौपचारिक होते हैं साधन। और जबकि औपचारिक साधन में क्या क्या आता है, कानून हो गया, शिक्षा, दंड, ये सभी औपचारिक साधन हैं। तो इन सभी चीज़ों में आपने देखा होगा कुछ नियम पाए जाते हैं। जैसे स्कूल में ही मान लीजिए, अगर कोई अनुचित व्यवहार करता है, अनुशासनहीनता, तो उसे दंड मिलता है ना। तो यही
एक नियंत्रण करने का, गलत व्यवहार को रोकने का ये एक साधन माना जाता है। तो इनसे समाज में अनुशासन और एकता बनी रहती है और नियंत्रण से ही समाज चलता है। यूनिट नंबर 7, जिसमें कि सामाजिक स्थिरीकरण और गतिशीलता। समाज में जो स्थिरीकरण व्यवस्था है और गतिशीलता, ये 2 टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 7 में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि सामाजिक स्थिरीकरण होता क्या है। तो सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब होता है कि यह समाज में ऊंच नीच या पदों की व्यवस्था है। जैसे कि समाज में, हमारे समाज में जाति के आधार पर ऊंच नीच को बांटा गया है, लिंग के आधार पर आय यानी अमीर गरीब, इन सभी के हिसाब से समाज में जो है पद बटे हुए हैं कि कौन नीच है कौन ऊंचा है ना। तो इससे ही समाज में श्रेणियां बनती हैं। तो यही कहलाता है कि कई स्तर में समाज में लोगों को बांट दिया गया है, तो यही कहलाएगा सामाजिक स्थिरीकरण। ट्रिक से याद रखिए कि स्तर से बनता है समाज का ढांचा। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है आपके दूसरे टॉपिक से कि सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। अभी तक हमने कुल टोटल 12 क्वेश्चंस देखे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पीडीएफ अगर चाहिए इन सभी क्वेश्चंस का तो कमेंट कर दीजिएगा। तो देखते हैं, जो क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, यानी समाज में जो गतिशीलता आती है, जो इसमें परिवर्तन आता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो गतिशीलता का मतलब केवल ये नहीं होता कि समाज में प्रगति ही हो रही है, उसका दोनों प्रभाव देखने को मिल सकता है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार का। तो गतिशीलता तो एक होती है ऊर्ध्व गतिशीलता, जिसमें कि उच्च पद की ओर जाना, यानी कोई अमीर गरीब से अमीर हो रहा है तो ये तो कहलाएगी ऊर्ध्व गतिशीलता। जबकि एक होती है अधो गतिशीलता, सेकंड जो है, जिसमें कि निचले स्तर पर आना, यानी कोई अमीर है तो वो गरीब हो रहा है। और एक तो होती है थर्ड, जो कि क्षैतिज गतिशीलता कही जाती है। इसमें क्या होता है कि समान स्तर में बदलाव, यानी ना बहुत स्पीड से कोई अमीर गरीब हो रहा है, बस एक समान स्तर चल रहा है और वही परिवर्तन गति हो रहा है उसमें। अब ट्रिक याद रखिए कि गति ही जीवन है समाज में भी। यूनिट नंबर 8, उसमें आपको पढ़ना है सामाजिक शोध के बारे में, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि सामाजिक शोध क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो सामाजिक शोध क्या होता है। सामाजिक शोध समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने की प्रक्रिया है। शोध का मतलब होता है रिसर्च, तो यही कहलाता है सामाजिक शोध। तो सामाजिक शोध समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझना कितने प्रकार का होता है। सामाजिक शोध एक होता है मूल्य उपयोगी, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक। और विधियां क्या है, सर्वेक्षण और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, अवलोकन, प्रश्नावली। और ट्रिक याद रखिए कि देखो पूछो लिखो, यही है शोध का रास्ता। तो इस तरह से आपने देख लिया सभी यूनिट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि हमें यह सिखाता है कि कैसे समाज बदलता है, चलता है, और समाज को समझना ही समाज की सुधार की पहली सीढ़ी है। तो ये था सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, ना समझ आया हो तो कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह कम समय में आपकी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और प्लेलिस्ट अभी तक नहीं चेक किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।